तो अफगानिस्तान की टीम को पूरी तरीके से समेटने के बाद अब टीम इंडिया की निगाहें एक और तान पर हैं, यानी कि पाकिस्तान की टीम पर। और पाकिस्तान और भारतीय टीम दोनों ही अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं और ये भी खबर है कि हेड कोच राहुल द्रविड़ एयरपोर्ट से सीधे होटल नहीं गए, बल्कि उन्होंने सीधे गाड़ी करके ग्राउंड की तरफ रुख किया है और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस बड़े मैच के लिए वो विकेट का जायजा लेने गए हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम में शुभमन गिल की वापसी होगी अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि अहमदाबाद को लेकर के जो उनको टॉन्ट मारा जाता था कि ये तो अहमदाबाद के फ्लैट विकेट के मर्चेंट है, अब उसी फ्लैट विकेट मर्चेंट की सभी को याद आ रही है, क्योंकि ये बड़ा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। वहीं पाकिस्तान की टीम भी अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर के स्ट्रगल कर रही है, उनकी टीम में चौथा फास्ट बॉलर नहीं है। तो क्या दोनों टीमों में बड़े बदलाव होने वाले हैं, इसी को लेकर के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और दोनों ही टीमों की डिटेल प्लेइंग 11 मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि इस मैच में हमें खेलते हुए मोस्ट प्रोबेबली दिखाई देगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो और कमेंट बॉक्स में अपनी प्लेइंग 11 भी लिख करके बताओ जो कि आप इस बड़े मैच में खेलते हुए देखना चाहते हो। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो बिना देर किए अगर सबसे पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से स्टार्ट करें तो यहां पर हमें ओपन करते हुए दिखाई देंगे कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक बार फिर से ईशान किशन। जी हां, शुभमन गिल जरूर अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन ही इज नॉट फुली फिट एंड ही हैज नॉट फुली रिकवर्ड फ्रॉम हिज डेंगू फीवर येट। और मैं कई बार आपको बता चुका हूं, मैं खुद पिछले 2 हफ्ते पहले डेंगू से जूझ रहा था कि इससे रिकवर होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और अब तो हर्षा भोगले साहब को भी डेंगू हो गया है, वो भी आपको ट्विटर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, मसल्स में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। ऐसे में गर्मी में एक हाई प्रेशर मैच में आप सीधे शुभमन गिल को एक्सपोज नहीं करना चाहोगे, तो इस मैच में अनफॉर्चुनेटली अपने इस चहीते मैदान पर वो हमें खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। बट द गुड न्यूज इज कि रोहित शर्मा ने पिछले मैच में जहां शानदार शतक लगाया, वहीं ईशान किशन ने भी कुछ अच्छे शॉट खेले थे एंड ही हैज आल्सो गॉट रन्स आउट ऑफ हिज बैक नाउ। तो ये भी एक अच्छी खबर भारतीय टीम के लिए है। उसके बाद अगर हम जल्दी से मिडिल ऑर्डर की तरफ चले तो यहां पर चिंता की कोई बात नहीं है। इन फॉर्म विराट कोहली के साथ वेरी इंप्रूव्ड श्रेयस अय्यर और एक बार फिर से इन फॉर्म केएल राहुल द विकेट कीपर बैट्समैन हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। अब केएल राहुल और विराट कोहली ने पहले मैच में कमाल की बल्लेबाजी की, विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी उस फॉर्म को कंटिन्यू किया। वहीं कुछ रन्स श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी निकले, एक अच्छा पुल शॉट उन्होंने खेला, कुछ अच्छे फ्लिक्स खेले और नॉट आउट वो विराट कोहली के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ गए, जो कि टीम इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आपके जो पूरे टॉप 5 हैं वो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और अपने बल्ले से रन निकाल करके आ रहे हैं। उसके बाद अगर जल्दी से ऑलराउंडर्स की तरफ चले तो यहां पर रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। हार्दिक पांड्या और जडेजा को अभी तक बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी बल्ले से फॉर्म किस तरीके की है। हालांकि जडेजा ने पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, हार्दिक पांड्या ने कुछ अच्छे ओवर्स अफगानिस्तान के खिलाफ डाले थे, एक बड़ा विकेट भी उन्होंने निकाला था जिससे कम से कम 10-15 रन का फर्क पड़ गया था। तो गेंदबाजी दोनों ने ही अच्छी की है, फुली फिट हैं, अच्छे लग रहे हैं, एंथुजियाज्म से खेल रहे हैं। अगर इस मैच में बल्लेबाजी की बारी आती है तभी हमें पता चलेगा कि दोनों की बल्लेबाजी की फॉर्म किस तरीके की है। लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, नंबर 8 पर क्या शार्दुल ठाकुर के साथ टीम को परसिस्ट करना चाहिए या फिर अहमदाबाद में कमाल का प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद शामी को टीम इंडिया में शामिल करना चाहिए? एंड दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को आप उनकी गेंदबाजी की वजह से सिर्फ नहीं खिलाते हो, बल्कि नंबर 8 पर उनकी बल्लेबाजी करने की काबिलियत को भी टीम यहां पर बहुत ही अहम समझती है। लेकिन अब सवाल यह है कि पिछले मैच में हमने देखा कि मोहम्मद सिराज किस तरीके से आउट ऑफ टच थोड़े से लगे, जिससे अब बुमराह के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया। और मोहम्मद शामी का अहमदाबाद में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, खास करके अंडर लाइट्स तो ही हैज द कैपेबिलिटी टू एब्सोल्युटली रन थ्रू द ऑपोजिशन बैट्समैन। और पाकिस्तान की टीम को वो 5 रन पे 3 विकेट, 10 रन पे 3 विकेट, इस तरीके की सिचुएशन में ला करके खड़ा कर सकते हैं और सिराज और बुमराह पर थोड़ा सा प्रेशर भी यहां पर वो कम कर सकते हैं। लेकिन क्या उसके लिए आप अपनी बल्लेबाजी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जिसका जवाब अनफॉर्चुनेटली हमें मैच में ही देखने को मिलेगा। और अभी तक इस तरीके की कोई अपडेट नहीं आई है कि टीम किस दिशा में सोच रही है। हालांकि मेरा ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ पूरी अपनी बॉलिंग अटैक के साथ जाओ, मोहम्मद शामी को खिलाओ और कम से कम ऐसी कंडीशन
कंडीशंस में जहां पर अच्छी बैटिंग परिस्थितियां हो सकती हैं, आप थोड़े बिट्स एंड पीसेस प्लेयर को नहीं बल्कि एक प्रॉपर फास्ट बॉलर को खिलाना चाहोगे जो कि उस मैदान पर अच्छी गेंदबाजी करता है। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज इस प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। जसप्रीत बुमराह को हमने देखा ही है कि दोनों मैचों में उन्होंने कितनी कमाल की गेंदबाजी की, चाहे पिच में स्लो विकेट हो, गेंदबाजों को मदद हो या फिर अच्छी बैटिंग पिचेस हो। जसप्रीत बुमराह इज द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन पीरियड, चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात हो, ओडीआई क्रिकेट की बात हो या फिर टी20 फॉर्मेट की बात हो। उसके बाद कुलदीप यादव और जडेजा के रूप में आपके पास दो स्पिनर्स रहेंगे क्योंकि बेल्टर ऑफ अ विकेट की यहां पर बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है। बाउंड्री भी यहां पर थोड़ी सी छोटी है, स्टेडियम बहुत बड़ा है, टीम इंडिया को भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है। तो आप अपने पूरी ताकत के साथ जाओ, पूरी गेंदबाजी अटैक के साथ जाओ एंड कंप्लीटली रन थ्रू द ऑपोजिशन। वहीं पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड रन चेस करके आने वाली पाकिस्तान की टीम का कॉन्फिडेंस भी यहां पर थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन मैं कई बार आपको जो एशिया कप के टाइम पाकिस्तान से इंडिया के मैचेस थे उस समय भी मैंने बोला था, पिछले साल भी बोला था कि एक आध अपसेट की बात अलग है बट क्वालिटी में टीम इंडिया इज माइल्स अहेड फ्रॉम देयर नेबर्स। और इसीलिए मेरा मानना है कि इस मैच में भी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान के सामने सवाल यह है कि क्या वो इमामुल हक के साथ परसिस्ट करेंगे या फिर से फखर जमान की तरफ देखेंगे, क्योंकि ना तो फखर के रन बन रहे थे ना इमाम के रन बन रहे थे। लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से अब्दुल्ला शफीक के साथ इमामुल हक ही हमें पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज अब विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आप यहां पर छेड़छाड़ करना नहीं चाहोगे और एक बार आपने फखर को बाहर करने का डिसीजन ले लिया है तो आप इसी ओपनिंग पेयर के साथ कंटिन्यू करना चाहोगे। हालांकि आई वुड वांट कि टीम फखर और अब्दुल्ला शफीक के साथ जाए, क्योंकि इमाम उस तरीके के टच में भी नहीं लग रहे हैं और फखर अगर रन बनाते हैं तो अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं, समथिंग विच इमामुल हक लैक्स टेरिबली। उसके बाद अगर मिडिल ऑर्डर की तरफ इस टीम के चले तो यहां पर कप्तान बाबर आजम, पिछले मैच में शतक लगाने वाले मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 पर साउथ शकील और नंबर 6 पर एज अ फिनिशर इफ्तिखार अहमद हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। अब साउथ शकील ने दोनों मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की है, लेफ्ट हैंडिंग वैरायटी वो मिडिल ऑर्डर में प्रोवाइड करते हैं। रिजवान ने भी दोनों मैचों में अच्छी बारी खेली है, पिछले मैच में तो उन्होंने रिकॉर्ड रन चेज में एक कमाल की सेंचुरी लगाई। इफ्तिखार ने भी अच्छे हाथ खोले हैं, लेकिन इमामुल हक के साथ इस टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग उनको मिनो बैशर बोल रहे हैं और फिर नीदरलैंड के खिलाफ वो 5 रन पे आउट हो गए तो अब तो मिनो बैशर का टैग भी उनसे यहां पर छीनने की बात हो रही है। तो बाबर आजम को यहां पर कप्तानी पारी खेलनी होगी, अच्छी बैटिंग परिस्थितियां हैं, अपना एक्सपीरियंस दिखाना होगा और टीम इंडिया की बॉलिंग को उन्हें टैकल करना होगा। लेकिन ना सिर्फ उनके टेक्निकल खामियां टीम इंडिया अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रही है जो कि अंदर आने वाली गेंद होती है, बल्कि अर्ली ऑन स्पिन के सामने भी और खास करके कुलदीप जैसे गेंदबाज के सामने भी वो स्ट्रगल करते हैं। तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी के लिए यहां पर आसान नहीं होने वाला है। उसके बाद इस टीम के ऑलराउंडर्स की तरफ चले तो यहां पर टीम के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। नंबर 7 पर शादाब खान की जगह तो पूरी तरीके से फिक्स है, लेकिन क्या नंबर 8 पर टीम मोहम्मद नवाज की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को खिला सकती है या नहीं, ये टीम को जरूर से जरूर सोचना होगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान की गेंदबाजी को आप देखो तो उनके पास सिर्फ 3 तेज गेंदबाज हैं और अहमदाबाद में 3 तेज गेंदबाजों से काम नहीं चलने वाला है। हमने देखा टीम इंडिया ने जैसे ही थोड़ी सी बैटिंग परिस्थितियां आई तुरंत वो शार्दुल ठाकुर की तरफ गए एज देयर फोर्थ सीमर। अब तो शामी को खिलाने की बात हो रही है, हमने ऑलरेडी अभी उसके बारे में बात की। तो पाकिस्तान को भी देखना होगा कि इस मैदान पर 3 तेज गेंदबाजों से काम नहीं चलने वाला है और जो आपके 2 स्पिनर्स हैं शादाब और नवाज, वो भी कोई आउट एंड आउट बहुत लीथल स्पिनर्स नहीं है। वो कोई कुलदीप यादव की तरह या फिर रविचंद्रन अश्विन की तरह या फिर आदिल राशिद की तरह कोई आउट एंड आउट विकेट टेकिंग स्पिनर्स नहीं है। दे आर मोर ऑफ एन ऑलराउंडर जो कि अभी अपनी बॉलिंग फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, खास करके शादाब खान। लेकिन शादाब खान चूंकि इस टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं और उनके साथ आप जाना भी चाहोगे, मैं तो उनकी बल्लेबाजी को काफी ज्यादा रेट करता हूं। इनफैक्ट आई वुड वांट कि अगर बाबर आजम इस मैच में ओपन करें तो आप इमामुल हक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को बाहर कर दो, एक बल्लेबाज थोड़ा सा कम करो, शादाब
को 6 पर खिलाओ या 5 पर भी खिला सकते हो। इफ्तिखार को आप 6 पर रखो, उसके बाद रिजवान को आप 3 पर खिला सकते हो, और नंबर 7 पर नवाज को, और नंबर 8 पर मोहम्मद वसीम जूनियर, क्योंकि दोनों ही अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर ठीक ठाक बल्लेबाजी कर सकते हैं और शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो कि उसके बाद फॉलो करेंगे हसन अली और हारिस रऊफ के साथ। तो ये 3 तेज गेंदबाज हैं। अगर किसी को मैच में निगल निगल हो गया और आप सिर्फ 2 तेज गेंदबाजों के साथ रह गए, आपके एल लग जाएंगे, आपको बहुत बहुत ज्यादा इस फ्लैट विकेट पे मार पड़ेगी, डी आने की संभावना भी है। तो 4 तेज गेंदबाजों के साथ मेरे हिसाब से जाना चाहिए यहां पर पाकिस्तान को। लेकिन अब दिक्कत यह है कि भारत में क्योंकि बहुत सारे राइट हैंडर्स हैं, स्पेशली इन द मिडिल ऑर्डर, श्रेयस हो गए, केएल हो गए, विराट हो गए, तो आप वहां पर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी चाहते हो। अब ये आपके लिए दुविधा है, इसका आपको हल निकालना पड़ेगा। एक हल मैंने आपको यही दिया है कि आप किसी और से ओपन करवाओ, नहीं बाबर ओपन करना चाहते, साउथ शकील से ओपन करवा लो, शादाबी को ओपन भेज दो, कहो जाओ अब्दुल्ला शफीक के साथ जाके लताड़ो, नवाजी को भेज दो कि जाओ भाई जाकर के आराम से खुलकर खेलो, कुछ भी आप करो, लेकिन आपको 4 सीमर इस मैदान पर चाहिए। बट आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान अपने विनिंग कॉम्बिनेशन में चेंज करने वाला है, और यही उनकी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसी तरीके की गलती उन्होंने मेलबर्न में भी पिछले साल की थी, जहां पर वो सिर्फ 3 सीमर्स के साथ उतरे थे, और उसके बाद टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट वो मोहम्मद वसीम जूनियर को लेकर के आए थे। तो ये डिसाइड यहां पर पाकिस्तान को करना है, लेकिन इसके अलावा दोनों टीमों में हमें बहुत ज्यादा बदलाव होते हुए दिखाई दे, इसके चांसेस बहुत ही कम है। शुभमन गिल अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है, बस शामी और शार्दुल के बीच में यहां पर टीम को चुनना है। वहीं क्या एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर चाहिए, और इमामुल हक का क्या करना है, ये पाकिस्तान को सोचना है। तो अब आपने क्या करना है, फटाफट से अपनी प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि ये तो मैच की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 थी। उसके बाद एक बहुत ही डिटेल प्रीव्यू आपके लिए आने वाला है कि प्लेयर्स कौन से होंगे, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, बैटल टू वॉच आउट फॉर। एक बार फिर से दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, सब कुछ आपके लिए प्रीव्यू में लेकर के आने वाला हूं। So you have to stay tuned for everything that is coming your way, and I will see you soon in the next video.